वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियस है। हमने सेल में मौजूद डिफरेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते आ रहे हैं सीक्वेंस के साथ कि कौन से सेल के यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स हैं जो कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हर सेल में मौजूद न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल सेंटर होता है, जो सेल की बहुत सी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। और ये भी हमारे पास एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो कंट्रोल रूम है सेल का, न्यूक्लियस, वो उसको फर्स्ट जो है आइडेंटिफाई किया गया था 1831 में। ये एक एमसीक्यूज बन सकता है। और किसके थ्रू? रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट था, उसने जो है इसको एग्जामिन किया था इन द सेल। और इसकी जब स्लाइड बनाई जाती है तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई कि ये जब स्टेनिंग के दौरान डार्कली स्टेन होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डार्कली स्टेन होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल से। दूसरी बात इसकी विजिबिलिटी की कि किस तरह की फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है सेल में। एक हमारे पास फॉर्म है नॉन डिवाइडिंग सेल और एक हमारे पास डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल में ये इसकी जो प्रेजेंस है और इसकी जो प्रेजेंट होने की फॉर्म है वो थोड़ी सी चेंज होती है एज़ कम्पेयर इन द डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, मींस के जो सारा हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि कंट्रोल कर रहा है सेल की एक्टिविटी को, वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये भी प्रेजेंट होता है नॉन डिवाइडिंग सेल में। ये असल में साइटोप्लाज्म, जिस तरह सेल का साइटोप्लाज्म है उसी तरह न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये भी नॉन डिवाइडिंग सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलाई एक वो साइट है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है। दूसरी बात, ये वही न्यूक्लियोलाई है जो कि राइबोसोम्स की असेंबली के लिए इन्वॉल्व होता है। इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहा जाता है क्योंकि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स न्यूक्लियोलाई के थ्रू होती है। और हमारे पास जिस तरह न्यूक्लियस है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे गौर से समझिएगा कि न्यूक्लियस जिस तरह के डार्कली स्टेन है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से जो डार्कली स्टेन है वो न्यूक्लियोलाई है। तो ये एक हमारे पास एक ऑर्डर बन जाता है कि न्यूक्लियोलाई इज़ डार्कली स्टेन्ड देन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज़ डार्कली स्टेन्ड देन साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे पास नॉन डिवाइडिंग सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस की विजिबिलिटी थी। अब हम डिवाइडिंग सेल पे आते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप, जिसने न्यूक्लियर की जो है आउटर सरफेस को कवर किया होता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मटेरियल को आपस में एक सेपरेशन बनाई होती है, उसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। वो और न्यूक्लियोलस, जिसके बारे में हमने देखा कि डार्कली स्टेन्ड एरिया इन द न्यूक्लियस विच इज़ नॉन मेम्ब्रेनस, वो डिसअपेयर होते हैं डिवाइडिंग सेल में। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, डिफरेंट फेजेस से गुजर रहा होता है, तो उस केस में न्यूक्लियर इन्वेलप ज़ाहिर ब्रेक हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर हो जाता है। और जो क्रोमेटिन मटेरियल था जो यहाँ पर हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है, एक नेटवर्क था, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यही हमारे पास विजिबिलिटी है न्यूक्लियस की इन द डिवाइडिंग सेल। न्यूक्लियस जो है, अगर हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स की बात करें, जब हमने विजिबिलिटी की बात कर ली है तो साथ ही साथ हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं डिफरेंट सेल्स में। तो ये मैंने एनिमल सेल जो है वो ड्रॉ किया है, एक रफली ड्रॉ किया है मैंने एक सेल, जो कि हमें पता है कि इसकी एनिमल सेल की सेल वॉल तो होती नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन है। और साथ ही साथ सेंट्रल रीजन में मैंने न्यूक्लियस को ड्रॉ किया है, यानी कि एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस की जो पोजीशन होती है वो सेंट्रल पोजीशन होती है और वो सेंट्रल जो है पोजीशन में होते हुए तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, जिस तरह की मैंने यहाँ पर प्लांट सेल में सेल वॉल को भी जो है वो शो किया है और एक लार्ज वैक्यूल ने सेंट्रल पोजीशन जो है उसको कवर किया हुआ है और इसकी ये फिक्स पोजीशन होती है। तो न्यूक्लियस जो है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी किनारों की तरफ जो है वो पुश हो जाता है वैक्यूल की वजह से, और हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस की। और उसकी यही सिंपल वजह है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर, न्यूक्लियस इज पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द प्लांट सेल। तो ये बात, अगर हम नंबर की बात करें तो कुछ सेल्स होते हैं जो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट
होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होता, और वो होते हैं हमारे पास मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं जो यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास ह्यूमन के डिफरेंट सेल्स हैं। बायोन्यूक्लिएटेड सेल्स मीन जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हों, उससे हम जो है बायोन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। बहुत से सीलिएट्स हैं, पैरामीशियम हैं, उनमें ऐसे जो हैं वो सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करके आ चुके हुए हैं। उसके साथ साथ जो हमारे पास सेल्स जिनके पास एक न्यूक्लियस होता है वो मोनोन्यूक्लिएट कहलाते हैं, जबकि जिनके पास दो न्यूक्लियाई हों उन्हें बायन्यूक्लिएट, और जिनके पास दो से भी ज़्यादा हों उन्हें मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहा जाता है। और न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो भी वेरी करती है, किसी में वे इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं और कुछ में स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। साथ ही साथ न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ तभी विजिबल होता है जब वो सेल हमारे पास नॉन डिवाइडिंग जो है वो स्टेज में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही होती, और न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल विजिबल शो होता है, क्योंकि सेल डिफरेंट फेजेस से नहीं गुजर रहा होता। डिवाइडिंग सेल में वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से विजिबल नहीं हो पाता। और जो है मैंने आपको बताया कि किस किस फॉर्म में ये क्या क्या कंटेन करते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है, जो कि बाद में सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं हमारे पास न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस क्या क्या कंसिस्ट करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियोलाई, उसका एक सेंट्रल डार्कली स्टेन्ड रीजन, जो कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री के तौर पे काम करता है। साथ ही साथ न्यूक्लियोप्लाज्म, जिस तरह सेल का साइटोप्लाज्म है उस तरह न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है। और क्रोमोसोम्स, जो कि उसका हेरिडिटरी मटेरियल है, जो कि तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब हम मज़ीद डायग्रामेटिकली न्यूक्लियस को लेके चलते हैं। अभी हमने सिर्फ इसके बेसिक स्टडी किए। अब मैंने सेल के तमाम कंटेंट्स को जो है इग्नोर करके सिर्फ एक न्यूक्लियस की जो है मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है, क्योंकि आज हम सिर्फ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं। हमने सेल में मौजूद इसकी पोजीशन, इसकी वेरिएबिलिटी, इसके नंबर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम सिर्फ न्यूक्लियस और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो न्यूक्लियस में जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलाई होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम है। पहले हम लेबलिंग को समझते हैं, फिर हम एक एक जो है इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियस हमारी कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है सेल की, और उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सबसे मेन चीज़ कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है हेरिडिटरी मटीरियल, जो कि एक पूरे ह्यूमन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है एक पर्टिकुलर डायग्राम में, तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इसको मैंने यहाँ पर लेबल किया है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही असल में न्यूक्लियर इन्वेलप है हमारे पास, जो कि आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस जो भी साइटोप्लाज्म है या हमारे पास सेलुलर कंटेंट है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द न्यूक्लियर कंटेंट। इसलिए न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आउटर सरफेस है। न्यूक्लियोलस हमारे पास एक डार्कली स्टेन्ड एरिया है, न्यूक्लियस में मौजूद है, जिसकी कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। जिस तरह के न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है, लेकिन न्यूक्लियोलस के पास जो है मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरी बात कि न्यूक्लियस डार्कली स्टेन्ड है साइटोप्लाज्म की बनिस्बत, और न्यूक्लियोलस जो है वो डार्कली स्टेन्ड है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस। क्रोमेटिन मटेरियल जो है इस रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है सेल की, और डिवाइडिंग स्टेज पे ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें साइटोप्लाज्म है फ्लूइड की फॉर्म में, उसी तरह न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब न्यूक्लियस के मैंने इंटरनल रीजन को दिखाया है, जो कि सिर्फ इधर तक है, जिसमें हमने न्यूक्लियोलस को देखा। जो उसका आउटर रीजन है उसमें मैंने यहाँ पर पोर्स बनाए हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। असल में ये काम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है उसके लिए जो है ये होते हैं, उन्हें रेगुलेट करते हैं। जो भी ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियर कंटेंट एंड द सेलुलर कंटेंट, उन्हें ये कंट्रोल करते हैं। और इनके नंबर जो है वो भी ग्रेडली वेरिएबल हैं, कि एग सेल्स में, जो कि हमारे पास अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनमें
ये 30,000 होते हैं पर न्यूक्लियस, जबकि एरिथ्रोसाइट्स में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, उनमें ये 3 to 4 जो है इनका नंबर होता है पर न्यूक्लियस। तो ये जो है ये इनका नंबर जो है वो ग्रेटली वेरिएबल है। और न्यूक्लियोपोर्स का काम है मटेरियल्स की एक्सचेंज में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलाउ करता है, और साथ ही साथ जो है ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत से जो सब्सटेंसेस हैं उनको एंट्री चाहिए न्यूक्लियस में, और बहुत से सब्सटेंसेस को यहाँ से बहुत सी जर्नी जो है उसको कवर करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, वो यहाँ से जो है न्यूक्लियस से बनकर जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म में, वहाँ राइबोसोम्स के पास जाके वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो न्यूक्लियोपोर्स जो हैं ऐसी सिचुएशन में काम आते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जबकि इनर मेम्ब्रेन हमारे पास जो होती है उसमें न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो इंक्लोज हुआ होता है, और आउटर मेम्ब्रेन ही है जो कि न्यूक्लियर पोर्स कंसिस्ट करती है। अब हम न्यूक्लियोलस को डिस्कस करते हैं। हमने न्यूक्लियर जो है इन्वेलप जो कि हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है उसको हमने डिस्कस कर लिया, और उसमें मौजूद न्यूक्लियर पोर्स को भी डिस्कस कर लिया। न्यूक्लियोलस जो है, जिस तरह कि अभी हम अपने तमाम लेक्चर में जिस तरह डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी है विद इन द न्यूक्लियस, और इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जिससे ये न्यूक्लियर कंटेंट से सेपरेट इसे किया जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियोलाई भी जो हैं एक सेल में, एक सेल के न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक जनरली डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें मैंने सिर्फ न्यूक्लियोलस एक ही शो करवाया। दूसरी बात कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो सिंथेसाइज भी होता है और स्टोर भी होता है न्यूक्लियोलस में, और ये न्यूक्लियोलस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए। साथ ही साथ इसके ये कंपोज होता है 2 रीजन पे। इसकी क्या है कि ग्रैनुलर रीजन एक प्रेजेंट होता है इसका, जो कि एक पेरिफेरल रीजन है, और साथ ही साथ फिब्रल रीजन होता है जो कि ज़रा सेंट्रल रीजन है। यहाँ पर मैंने रफली एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस जो मैंने पेरिफेरल रीजन में जो है डॉट्स लगाए हैं, ये ग्रैनुलर रीजन है न्यूक्लियोलस का, और सेंट्रल रीजन जो है वो फिब्रल रीजन है जिसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोमल जो है डीएनए एंड आरएनए। तो ये इस साइड पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस के। और जो है न्यूक्लियोलस की मज़ीद बात की जाए तो राइबोसोम्स यहाँ पर असेंबल्ड होते हैं, और राइबोसोम असेंबल्ड यहाँ पर होने के बाद एक्सपोर्ट किए जाते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में विया न्यूक्लियर पोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर पोर्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर कंटेंट के दरमियान। तो यहाँ पर जो भी चीज़ सिंथेसाइज होती है या स्टोर होती है वो ज़रूरत पड़ने पर सेल को प्रोवाइड की जाती है, उसके साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। तो हमारे पास इस चीज़ से न्यूक्लियर पोर्स का भी फंक्शन मज़ीद क्लियर होता है। अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स को, जो कि क्रोमोसोम्स हेरिडिटरी मटेरियल है जिसने असल में न्यूक्लियस में मौजूद एक ऐसा मटेरियल जो कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और तमाम जो है इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। क्रोमोसोम्स की बात करें, क्योंकि ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस में मौजूद, तो न्यूक्लियस जो है वो ओपनली डीपली स्टेन किया जाता है बेसिक डाइस के साथ क्रोमेटिन मटेरियल की वजह से, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है डार्कली स्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जो कि क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं। और इस चीज़ को हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सेल की डिवीजन के दौरान, क्योंकि सेल तब डिफरेंट फेजेस से गुजर रहा होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर इसका व्यू लिया जाए क्रोमोसोम्स, तो उसका एक आर्म्स नज़र आती हैं और साथ सेंट्रोमेयर, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सेंट्रोमेयर वो साइट है जहाँ पर स्पिंडल्स जो हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो हैं अटैच होते हैं। स्पिंडल्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है सेंट्रियोल्स के टॉपिक में। तो सेंट्रोमेयर वो रीजन है क्रोमोसोम्स में मौजूद जो कि मेटाफेज में भी जब एक प्लेट बन जाती है तो उसमें जो है स्पिंडल्स जहाँ अटैच होते हैं आगे, वो सेंट्रोमेयर ही रीजन होता है। और ये इसकी आर्म्स हैं, और ये हमारे पास क्रोमेटिड है। जैसे ही क्रोमोसोम से एस फेज से गुजरता है उसके बाद इसने डुप्लीकेट होता है, तो इसके साथ एक और जो है आर्म बन जाती है, और वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। कुछ इस तरह इसकी डुप्लीकेट हो जाते हैं और ये दोनों फिर आर्म्स एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। ये बात। और हमारे पास जो है
एक क्रोमोसोम जो है वो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स कंसिस्ट करता है सेल डिवीजन की जो है वो बिगनिंग में, और क्रोमेटिड्स बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका होती हैं क्रोमोसोम्स की, जो कि हेल्ड टुगेदर होती हैं एट द प्लेस ऑफ सेंट्रोमेयर। और क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, और ये कि बहुत बेसिक बात है, डीएनए और प्रोटीन इसकी कॉम्पोजिशन है। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि कंट्रोल कर सकती है सेल की पूरी एक्टिविटी को, वो लोकेट होती है क्रोमोसोम्स पर। मीन्स इसकी आर्म्स पर मौजूद जीन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेल के लिए रिक्वायर्ड होती है उसके तमाम रिएक्शंस के लिए। और साथ साथ इन द फॉर्म ऑफ जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के ऊपर, और जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो चलते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं फ्रॉम मदर टू चाइल्ड इसी तरह। और उसके बाद नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स भी जो है वो डिफरेंट स्पीशी में वेरी करते हैं। मीन्स अगर एक स्पीशी है उसमें तमाम इंडिविजुअल्स के पास जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और डिफरेंट होंगे फ्रॉम अदर स्पीशीज़, उनके इंडिविजुअल से जो हैं वो डिफरेंट होंगे। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमारी बुक में मौजूद हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात कर लें तो 46 क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। इसका हाफ 23 क्रोमोसोम्स है जो कि हमारे जर्म सेल्स में प्रेजेंट है। उनकी कंप्लीशन हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है जब जाइगोट बनता है। तीसरी बात कि फ्रॉग सेल्स के पास 26 क्रोमोसोम्स हैं, चिंपैंजी के पास 48 क्रोमोसोम्स हैं। ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो है ये वेरी कर रहा है क्रोमोसोम्स का नंबर। फिर फ्रूट फ्लाई जिसे ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर भी कहा जाता है, उसके पास 8 क्रोमोसोम्स हैं, और 16 क्रोमोसोम्स अनियन में प्रेजेंट हैं, 48 पोटैटो में, 14 गार्डन पी में। एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट बात यह है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स नॉर्मल बॉडी सेल्स में डिप्लॉयड होते हैं। मीन्स कि डिप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर जो है वो नॉर्मल बॉडी में प्रेजेंट होता है, और नॉर्मल बॉडी सेल्स में, जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। और हमारे पास हैप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर जो होता है वो जर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है, और जर्म सेल्स में जो है जिस तरह कि ह्यूमन स्पर्म्स हैं और एग्स हैं उनमें 23 जो है वो नंबर प्रेजेंट होता है, यानी हाफ। 46 जो है ये हमारे पास डिप्लॉयड नंबर है, और मींस के डिप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर है, हम ह्यूमंस की बात करें। और 23 जो है ये हमारे जर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि हैप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर है, मींस हाफ है। और इसकी कंप्लीशन कब होती है? जब फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद जो है जाइगोट बनता है, तो उसमें 23 + 23 46 यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर इन नॉर्मल केस बनता है। और उसी तरह जिस तरह ह्यूमंस में 46 और 23 जो है ये सारे जो है कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमोसोमल नंबर की, ड्रोसोफिला जिसमें 8 क्रोमोसोम्स हैं, एक नॉर्मल बॉडी सेल्स में 4 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उनके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बता दी चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।